नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूं मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। प्रदेश में युवा आयोग का गठन करेगी धामी सरकार। सीएम ने कहा, सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्वावलंबी बनाने के बेहतर अवसर देना और पलायन रोकना। उत्तराखंड के 4 नेताओं को मिली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी बधाई। कहा, चारों नेताओं को काम का जमीनी अनुभव। चार धाम में आए श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ी सब रिकॉर्ड। अब तक से 40 लाख से अधिक लोग कर चुके। चमोली टीएचडीसी टनल हादसे में एक और श्रमिक को बाहर निकाला। टनल में एक और लापता श्रमिक की तलाश कर रही रेस्क्यू टीम। खबर विस्तार में। देहरादून में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और दून अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दून अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर आरएस विष्ट ने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए अस्पताल में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह तैयार है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के जरूरी उपाय करें। बुखार या डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है। अस्पताल प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है और जरूरत पड़ने पर व्यवस्थाओं को और बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, ये बरसात के सीजन में हर साल डेंगू का इन्फेक्शन फैलता है। तो इस बार भी हमने एज पर नॉर्म्स, एज पर गाइडलाइंस हमने तैयारी की हुई थी। हमने एक वार्ड आइडेंटिफाई करके रखा था और रिक्वायर्ड जो भी तैयारियां थी हमने पूरी करके रखी थी। पर अभी तक हमारे पास ज़्यादा केस, अभी तक आई थिंक टोटल 1 या 2 केस ही हमारे पास एडमिटेड केस आए हैं। आपको लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ संभाग स्तर पर बैठक का दौर चल रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि गढ़वाल संभाग की बैठक पार्टी मुख्यालय में आयोजित होगी, जिसमें हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। वहीं कुमाऊं संभाग की बैठक नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को लेकर पूरी हो चुकी है। भाजपा प्रदेश के सभी 304 मंडलों में भी बैठक आयोजित कर चुकी है। पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को और मजबूत करने में जुटी है। बैठकों का दौर यहाँ पूरे मतलब पार्टी के हिसाब से लगातार प्रदेश भर में चल रहा है। हम लोगों ने मंडल, हमारे 304 मंडल हैं पूरे प्रदेश में, तो दोनों संभागों की मंडल अध्यक्षों की बैठक संपन्न की है। उसके बाद हमारी 5 लोकसभाओं की बैठक है, जिसमें कि हमारे सांसद और विधायकगण और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे 2 हमारी लोकसभाओं की बैठक कल ही हुई है, वो अल्मोड़ा और नैनीताल की, और ऐसे ही कल हमारी 3 लोकसभाओं की बैठक अभी होनी है, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी की। आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज के फर्जीवाड़े को शिकायत को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मामले को लेकर बैठक की गई है और फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए कुछ अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड धारकों को इलाज के लिए किसी अस्पताल से वापस ना लौटना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अधिकांश भुगतान किए जा चुके हैं, जबकि करीब 38% भुगतान अभी बकाया है। उन्होंने बकाया भुगतान जल्द किए जाने की जरूरत बताई, ताकि अस्पताल और मरीजों को परेशानी ना हो। को लेकर के कुछ हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा हमारे 3 मीटिंग्स ले ली हैं तकरीबन में, और उसमें कुछ हॉस्पिटल्स को हमने इससे बाहर भी किया है जिनकी शिकायतें थी, और इसमें थोड़ा सख्ती भी अपनाई गई है। स्टाफ के ऊपर भी रिसप्लिंग की बात चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो आयुष्मान और गोल्डन कार्ड में हमारा प्रयास ये रहा है कि जो व्यक्ति आयुष्मान कार्ड धारक है या जो गोल्डन कार्ड होल्डर है, उसको किसी अस्पताल से वापस न लौटना पड़े। उत्तराखंड में आपदा के दौरान अक्सर मोबाइल नेटवर्क बाधित होने से राहत और बचाव कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में डोईवाल के खेरी गांव निवासी डॉक्टर जसप्रीत कौर और उनकी 7 सदस्यीय टीम ने वायरलेस नेटवर्क
एक्सटेंशन डिवाइस तैयार की है। टीम का दावा है कि नेटवर्क बंद होने की स्थिति में यह डिवाइस संचार व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकती है। डिवाइस के डिजाइन का भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है और प्रमाण पत्र भी टीम को मिल चुका है। इसे कॉम्पैक्ट, टिकाऊ और कम बिजली की खतबाला बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। टीम ने करीब 1.5 से 2 साल तक रिसर्च के बाद यह डिवाइस तैयार की है। अब इस बाजार में लाने की दिशा में तैयारियां की जा रही है। यदि यह तकनीक प्रभावी साबित होती है तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव टीम के लिए संचार का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। का नाम है वायरलेस मैश एक्सटेंशन डिवाइस। ये जैसे आपने देखा होगा, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट ये तो कॉमनली आपको हर साल देखने को यहाँ पे मिलते ही हैं। और इस टाइम पे जो मेन कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है कि रेस्क्यू टीम या फिर जो इमरजेंसी टीम है जो कार्य करती है वो वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उस टाइम नेटवर्क का वहाँ पे कोई साधन नहीं होता है, नेटवर्क सारे खराब हो जाते हैं, जो खंबे वगैरह है नेटवर्क के वो टूट जाते हैं। तो जो ये डिवाइस है ये इमरजेंसी के काम उस टाइम वहाँ पे काम आएगा। ये एक अपने आप एक नेटवर्क क्रिएट करता है खुद का। इसके लिए कोई मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती है, खुद का नेटवर्क क्रिएट करता है ताकि कम्युनिकेशन बना रहे रेस्क्यू टीम में और जो वहाँ पे जो जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर रेस्क्यू टीम जो पहुँच पाए, कम्युनिकेशन ना बंद हो। अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात कर न्याय की मांग उठाई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 4 साल बाद भी परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड में कथित असली BIP को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यदि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो कथित असली दोषी अब तक सलाखों के बाहर क्यों है। विष्ट ने कहा कि सरकार को मामले में जल्द स्थिति स्पष्ट कराते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस निर्मम तरीके से हरिद्वार के चीला में हत्या हुई थी और हत्या के बाद जो है भाजपा से जुड़े हुए लोग इसमें दोषी पाए गए थे, आज भी जनता के मन में एक बड़ा सवाल है कि अंकिता भंडारी हत्या कांड का असली दोषी VIP सलाखों के बाहर क्यों है, क्यों जांच उस दिशा में नहीं बढ़ रही है। जब न्याय नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है तभी अंकिता के माता पिता न्याय के लिए संघर्ष को तेज कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी से 2 दिन पहले दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने अंकिता हत्याकांड के बारे में सिलसिलेवार तरीके से उनको बताने का काम किया है। राहुल गांधी जी क्योंकि आज शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज पूरे देश के अंदर बने हुए हैं। देहरादून में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सड़क पर हदगर्द करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। मामला बसंत विहार थाना क्षेत्र के GMS रोड का है, जहां कुछ युवक थार रक्स समेत अन्य वाहनों की खिड़कियां और छत पर सवार होकर रैली निकालते नजर आए थे। वीडियो सामने आने के बाद SSP देहरादून ने पुलिस के कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने वीडियो की जांच कर वाहनों और उनमें सवार युवकों की पहचान की। इसके बाद 8 युवकों को वाहनों समेत थाने लाया गया और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस ने संबंधित वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है। साथ ही युवकों को भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने लोगों से सड़क पर हदगर्द न करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए धामी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में जल्द युवा आयोग के गठन की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का फोकस युवाओं को बेहतर अवसर देने के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर है। सरकार का मानना है कि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन ना करना पड़े। इसके लिए प्रदेश में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने होंगे। इसी कड़ी में पहाड़ों क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्थानीय युवाओं को उनकी क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। युवा आयोग के गठन से नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाएगा। सरकार दावा है कि युवा आयोग से लेकर पहाड़ों में उद्योगों की स्थापना तक युवाओं को अक्षर रोजगार और आत्मनिर्भरता देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं आने वाले वर्षों में हमारा युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। इस दिशा में कार्य करते हुए
आज प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक और इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहीं 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हम अपने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज नामक अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत भी हमने की है। इससे जहां एक और हमारे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल रहे हैं, वहीं युवा और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बारिश के बावजूद यात्रा जारी है और अब तक चारधाम में से 40,45,456 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें से यमुनोत्री से 6,64,251, गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854 और बद्रीनाथ में 16,32,363 श्रद्धालु शामिल है। वहीं हेमकुंड साहिब में 2,05,069 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 15 अगस्त तक चारधाम और हेमकुंड साहिब के लिए 60,48,695 पंजीकरण हुए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार चारधाम के साथ साथ अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों को विकसित कर रहे हैं। मसहू मंदिर परिसर के विस्तार के लिए 120 करोड़ रुपए की योजना है, जबकि कार्तिकेय स्वामी मंदिर, आदि कैलाश और ओम पर्वत की भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। जो है चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और इस चारधाम यात्रा के अंदर थोड़ी बरसात के कारण शीतलता आई है। फिर भी जो चारधाम के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं, भक्तगण हैं, उनके अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री में 6,64,251 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854, बद्रीनाथ में 16,32,363, हेमकुंड साहब में 2,05,069। ये कुल मिला के चारधाम के अंदर 47,45,456 दर्शनार्थियों ने, भक्तों ने दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ किया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। चौबड़ाखाल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता के मंत्री सतपाल महाराज ने के खिलाफ नाराजगी के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कर्मकर्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री और फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने शिकायत रखी। इसके बाद सतपाल महाराज ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर नाराज कार्यकर्ता से साथ बैठक की। बैठक के बाद स्थिति सामान्य होने का दावा किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे भाजपा की अंदरूनी कमजोरी बताते हुए हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसौनी ने आरोप लगाया कि कई विधायकों से जनता के काम नहीं होने को लेकर नाराजगी है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कार्यकर्ता का अपनी समस्याएं रखना लोकतंत्र का हिस्सा है और कांग्रेस को पहले अपनी गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव से पहले भाजपा की अंदरूनी नाराजगी को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, करनी भी चाहिए नाराजगी, क्योंकि हमारी यही देवतुल्य जनता है जिन्होंने आज हमें सत्ता में बिठाया है। तो जिस भी क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वहां पर रहने वाले जनप्रतिनिधि से लेकर जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सतपाल महाराज जी के पास जो कुछ कार्यकर्ता आए थे, कुछ वहाँ की जनता आई थी, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि अगर हमारा कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है तो हम अपने विधायक से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने नेता से इन सब चीजों की परेशानियों को रख सके। उसी के तहत ये बात रखी गई है। और संग्राही है भाजपा के अंदर। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से मुखर होकर मुन्ना सिंह चौहान, त्रिवेंद्र रावत जी, अनिल बलूनी जी, आपके चुफाल जी लगातार हमला बोल रहे हैं, पार्टी की नीतियों पर हमला बोल रहे हैं, पार्टी के क्रियाकलापों पर हमला बोल रहे हैं। और किस तरह से अरविंद पांडे के स्वर मुखर हुए पार्टी के खिलाफ, वो भी आप सबने देखा। और अब ये सज्जन आए हैं, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और वो फ्रॉड की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यूजीसी नीट 2026 के 78 विषयों में से अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के पेपर में
त्रुटियां के चलते इन तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा करने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और एनटीए पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा कि मोदी सरकार में छात्रों को लगातार परीक्षाओं से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के सवाल का हवाला देते हुए एनटीए की जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट की ऑनलाइन टाइपिंग परीक्षा में गड़बड़ी और महाराष्ट्र में छात्र के आंदोलन का भी जिक्र किया। बेहद शर्मनाक है। 22 से 30 जून के बीच में इम्तिहान होता है और आज 2-2.5 महीने के बाद एनटीए नींद से जागा है और इन्होंने प्रश्न पत्र को फॉल्टी बताकर इसको निरस्त कर दिया है। अब ये नए सिरे से होंगे 3 सब्जेक्ट्स के पेपर्स। क्या विद्यार्थियों के या अभ्यर्थियों के हिस्से में सिर्फ इंतजार है, सिर्फ मेहनत, पसीना और उनका जो उम्र निकली जा रही है उसका कौन हिसाब किताब देगा? केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिर्फ एक शुरुआत हुई है, लेकिन एनटीए में जो लोग बैठे हैं वो अकाउंटेबल कब होंगे? वो जिम्मेदारी और जवाबदेही कब सुनिश्चित उनकी होगी? मोदी जी के रिजीम में बार बार जिस तरह से अग्नि परीक्षा हमारे देश के युवाओं की ली जा रही है, और ये केवल इन परीक्षाओं की यूजीसी की बात नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट के क्लर्क के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा बीते रोज हुई, जिसमें कि स्लो नेटवर्क होने की वजह से और कई गंभीर तकनीकी त्रुटियों की वजह से अभ्यर्थी 10-10 मिनट में लॉग आउट हो गए। चमोली के पिपलकोटी स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद लापता 2 लोगों को तलाश में रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री भरत चौधरी ने बताया कि हादसे के बाद टनल से अब तक कुल 20 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इसमें 12 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं टनल में लापता 2 लोगों की तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम टनल के भीतर संभावित स्थानों पर संगम सर्च अभियान चला रही है। प्रशासन की ओर से अभियान की गति देने के लिए आवश्यक संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि लापता लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और रेस्क्यू अभियान पूरी तत्परता के साथ जारी है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसमें 22 लोग टनल के अंदर थे। 22 में से 8 लोग जो हैं उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। 2 लोगों के अभी लापता हैं, उनका पता नहीं लग पाया है और 12 लोग सुरक्षित हैं, जिनका कि इलाज चिकित्सालय में चल रहा है। एक थोड़ा टिपिकल केस था, उसको श्रीनगर बेस चिकित्सालय में रेफर किया गया था। एक की उसी दिन छुट्टी हो गई थी और बाकी 10 लोगों का इलाज जो है वो जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष मदन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि हल्द्वानी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रैली स्थल में कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग उठाई। घेराव कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। सार्वभौमिक के संगठनों के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो अपमान किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी एक जाति के नेता नहीं है, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता जो उनका सब सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और जो करनी है वो इस बात को सिद्ध करती है कि उन्होंने हमेशा दलित समाज का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने केवल खड़गे साहब का अपमान नहीं किया, हिंदुस्तान के तमाम जो दलित हैं उनका अपमान करने का काम किया है। ये हल्द्वानी में जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मंच पे आने के बाद और जिस तरीके से शुद्धिकरण कराने का काम भाजपा के लोगों ने करा, उससे कहीं ना कहीं उनकी दलित विरोधी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। हमारे जो एससी सेल के अध्यक्ष मदन जी, उन्होंने डीजीपी साहब से मुलाकात करी थी और उनको बोला था कि 2 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
राज्य सरकार गरीब महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं चला रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपंकर गिंडियाल ने बताया कि अब पात्र पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति अगर योजना से वंचित है तो विभाग को जानकारी देकर उसका लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और दिव्यजनों को जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए पात्र व्यक्ति आधार कार्ड और पार्षद से जारी आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। विभाग का कहना है कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। योजना तो पेंशन तो है ही हमारे वहाँ, पति पत्नी दोनों को पेंशन दे रहे, बड़ी अच्छी स्कीम है। पात्र व्यक्ति, हम कहते कोई पात्र व्यक्ति आपके सामने वंचित है, आप हमको बताइए, उनकी मदद करेंगे, उनको पेंशन दिलाएंगे। वृद्ध को भी और पति हस्बैंड को भी राज्य सरकार द्वारा पति पत्नी दोनों को पेंशन दी जा रही है। एक घर में पर बद 3,000 रुपये मिल रहे हैं, जो अच्छी धनराशि है। इसके अलावा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र है हमारा NIVH राजपुर रोड में, जहां दिव्यांग लोगों को और वृद्ध लोगों को सहायक उपकरण निःशुल्क मिलते हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने जिला कार्यालय गोपेश्वर के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायिक राजस्व संग्रह, भूलेख, नजारत, मालखाना, स्टोर और जिला संग्रहालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने और कार्यालयी कार्य में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिलेखों के व्यवस्थित रख रखाव और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। भू राजस्व वसूली से जुड़ी रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों का अभिलेखों से मिलान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद आयुक्त ने जिला आपदा परिचालन केंद्र का भी निरीक्षण किया और आपदा के दौरान सूचना संकलन, त्वरित संचार तथा विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने को कहा। ये दौरा था और मैंने निरीक्षण किया है। अभी मैं जनता की समस्याएं भी सुनूंगा, लोग आ रहे हैं तो हम लोगों का ही काम है कि सबकी सुनवाई करके और उनकी समस्याएं हल करना हमारा काम। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम से C और D श्रेणी में चल रही विभाग को A श्रेणी में लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने को कहा गया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने और नियमित निगरानी के निर्देश दिए। डेंगू की रोकथाम को लेकर भी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखने, जल भराव वाले स्थिति पर स्थानों पर पानी की निकासी, फंगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सभी विभाग को आपसी समन्वय के साथ विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। नशा मुक्त अभियान के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में कार्य करना होगा। इसी क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की गई। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग है, इन सभी के साथ एक चर्चा की गई और एक सेंटर पॉइंट पे हमने काम किया है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनके आसपास किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ, तंबाकू आदि बिक्री ना हो। सभी दवाई की दुकानों पर CCTV कैमरे लगे हों और साथ ही वहाँ पर भी जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं उसको किस तरीके से उसकी बिक्री की जानी है, उसकी छापेमारी की जाए। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी 2026 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। उन्होंने देश विदेश से पहुंचे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड की पहचान शीतकालीन और आइस स्पोर्ट्स के लिए और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8 प्रमुख शहर में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएगी और हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन देने के साथ उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। चमोली के जिला सभागार गोपेश्वर में गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में
जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण और आमजन की 106 समस्याएं भी और शिकायत सुनी गई। आयुक्त ने अधिकारियों को अधिकांश शिकायत के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए, जबकि वास्तविक शिकायत का 15 दिन के भीतर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कार्यालय तक सीमित न रहकर गांवों और फील्ड में भ्रमण बढ़ाने और मौके पर जाकर समस्याओं की वास्तविक स्थिति जांचने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने के साथ उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान भी जरूरी है। उन्होंने जनता मिलन कार्यक्रम के साथ स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि लोगों की शिकायत के समाधान के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सके। आज जो है मैंने इस समाधान दिवस जो हर सोमवार को होता है उसमें प्रतिभाग किया और आज 106 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो नॉर्मल दिनों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। मैंने सभी अधिकारियों से को निर्देश दिया है कि इसका जो समयबद्ध ढंग से इनका निस्तारण करें। बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं जो बहुत दीर्घकालीन समस्या को उठाया गया है यहाँ पे, उनमें कुछ समय लग सकता है, जैसे सड़क बनाने, पुल बनाने, इस तरह के जिनमें भारत सरकार के फॉरेस्ट लैंड की भी आवश्यकता होती है, तो इनमें जो समय जो लगना है वो तो निश्चित रूप से लगेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल को समझने के लिए श्रीलंका के 40 सिविल सेवा अधिकारी का प्रतिनिधि मंडल देहरादून पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण कर पूर्व चेतावनी प्रणाली, मौसम आधारित जोखिम प्रबंधन, भूस्खलन न्यूनीकरण और तकनीक संसाधनों की जानकारी ली। अधिकारियों को राज्य में आपदा के दौरान सूचना से लेकर राहत और बचाव तक की समन्वय व्यवस्था के बारे में भी बताया गया। मौसम विशेषज्ञ ने डॉपलर रडार संचालित मौसम केंद्र और अन्य तकनीक के जरिए पूर्व चेतावनी प्रणाली की जानकारी दी। वहीं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की निगरानी और जोखिम कम करने के वैज्ञानिक उपाय भी साझा किए गए। अधिकारियों ने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में खास रुचि दिखाई। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव साझा करने से आपदा प्रबंधन की क्षमता और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IMC यूरोपियो के विकास को लेकर स्पष्ट विजन रखते हुए परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने पर जोर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए 1002 एकड़ भूमि पूरी तरह NUITL के कब्जे में है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 26.1 किलोमीटर का राइट ऑफ वे ठेकेदार को उपलब्ध करा दिया गया है। नागाला किच्छा मार्ग के 10.7 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन कराने और 400-220 kV विद्युत उपकेंद्र के निर्माण पर भी विशेष फोकस है। ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि IMC खुरपिया से प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियां को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तराखंड ने 4 नेताओं को जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा कि अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने मजबूत और संतुलित टीम तैयार की है। उन्होंने कहा कि इसमें संगठन को मजबूती मिलेगी और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय टीम में शामिल 4 नेता जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनुभवी कार्यकर्ता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने को प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया और सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी। जिनका बड़ा अनुभव है उन सभी को जगह मिली है और बहुत संतुलित टीम बनाई है, बहुत अच्छी टीम बनाई है, जो निश्चित रूप से हमारे पार्टी को, संगठन को, सरकार की नीतियों को आम जन तक ले जाने में बहुत बड़ा काम इस टीम के माध्यम से होगा। और उत्तराखंड को क्योंकि हमेशा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमेशा बहुत ज़्यादा
प्राथमिकता दी जाती है और इस बार भी हमारे राज्य से 4 बड़े अनुभवी लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है। चमोली के हाट सियाशेण मायापुर स्थित TSDC के निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभियान के दौरान एक और श्रमिक को टनल से सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया है। अब टनल में एक श्रमिक की तलाश बाकी है, जिसे रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम टनल के अंदर संभावित स्थानों पर लगातार संघर्ष सर्च अभियान चला रही है। टनल में जमा मलबे और पानी को सशक्त पंप समेत अन्य उपकरण के मदद से तेजी से हटाया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस, SDRF और NDRF की टीम आपसी समन्वय के साथ अभियान में जुटे हैं। लापता श्रमिकों की सुरक्षित तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।